क्या हम ईवीएम्स पर भरोसा कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ने ईमानदारी से ईवीएम की इंटीग्रिटी को बरकरार रखा है। अगर मैं ये कहूँ कि डेमोक्रेसी अब खतरे में है तो आप क्या मुझे पाकिस्तान भेज दोगे? मैं तो बस आरजेडी सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव की किताब का एक टाइटल बता रही हूँ, जिस किताब में उन्होंने ईवीएम्स को भर भर के क्रिटिसाइज किया था और पेपर बैलेट को दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड कहा था। इस किताब को इंडोर्स कोई छोटे मोटे नेता ने नहीं बल्कि खुद एल.के. अडवाणी ने किया था। फॉरवर्ड भी भारत रत्न एल.के. अडवाणी ने तब लिखा था। अब आप इस बात को सुनकर हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ईवीएम पर दोष लगाना कांग्रेस, आप, आरजेडी जैसे अगेंस्ट पार्टी का काम है, पर ये कोई फर्जी बुक नहीं है। ये किताब सन 2010 में पब्लिश हुई थी, जब सरकार यूपीए के हुआ करती थी और बीजेपी अपोजिशन में थी। पर अब पासा पलट चुका है, बीजेपी सत्ता में है और ईवीएम पर पूरी तरह से अब उनको भरोसा हो गया है। ठीक जैसे मोदी जीएसटी का अगेंस्ट थी, विरोध किया करते थे, भारत मनरेगा का उन्होंने पार्लियामेंट में मजाक उड़ाया था, अब बात उल्टी तरफ चली गई है। 2 फरवरी को दिल्ली को जंतर मंतर में एक बहुत बड़ा जंग सैलाब देखने को मिला। कोई बड़ी पार्टी ने इसे ऑर्गेनाइज नहीं किया था, बल्कि इंडिपेंडेंट नागरिक संगठन और एडवोकेट्स ने मिलकर एक नारा लगाया, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। ये नारा आपकी टीवी स्क्रीन तक नहीं पहुंचा क्योंकि गोदी मीडिया ने इसे पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया था। गोदी मीडिया को सिर्फ आपके मन में दंगे भड़काने से फुर्सत तो मिले, गोदी मीडिया आपके ये भी न्यूज नहीं देगी। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हर रोज 30 किसानों ने आत्महत्या की, मगर कंप्लीट ब्लैकआउट के बावजूद ईवीएम पर चर्चा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट पर ईवीएम पर अभी सुनवाई चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि ईवीएम ट्रांसपेरेंसी पर लोक सभा पॉसिबल जजमेंट दे इलेक्शन से पहले। लेकिन आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे, क्या ईवीएम हैक्ड हो सकता है? ईवीएम पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या सच में 20 लाख ईवीएम गुमशुदा हैं? क्या सच में हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है? क्या ये बात सही है कि इलेक्शन कमीशन चुप्पी साधे बैठे हैं? क्या पेपर ट्रेल जैसी सिंपल डिमांड को कोर्ट मान्यता दे पाएगी? ये सारी चीजों का जवाब जानते हैं आज के एपिसोड में, लेकिन उससे पहले बटन को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पेपर बैलेट और ईवीएम के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। ये कॉन्टेक्स्ट होना थोड़ा जरूरी है, थोड़ा सा हिस्ट्री लेसन जरूरी है। पहले पेपर बैलेट को समझ लेते हैं। वोटर खड़ा होता था, लाइन में आईडी चेक होता था, वोटर को एक बैलेट पेपर दिया जाता था, उसके साथ वो पोलिंग बूथ में जाता था। बैलेट पेपर पर अपने फेवरेट कैंडिडेट के सामने स्टैंप लगाकर बैलेट पेपर को डाल दिया जाता था। वोटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ये बैलेट बॉक्सेस को स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता था और सिक्योरिटी वहां तैनात रहती थी। फिर गिनती के दिन कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव के सामने काउंटिंग हो जाती थी। अगर स्टैम्प कहीं न कहीं कंफ्यूजिंग या गलत तरीके से लगाया जाता था तो ऑफिशियल्स और रिप्रेजेंटेटिव के सामने वही सुलझा लिया जाता था। अब इसमें मैटर को काफी दिक्कतें आती थी। हमारे देश में गुंडे वोटिंग के टाइम पर बैलेट स्टफिंग कर सकते थे, स्ट्रांग रूम में मैनिपुलेशन किया जा सकता था। बैलेट स्टफिंग और इलेक्शन फ्रॉड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। डेमोक्रेसी में बंगाल की बात करें तो पंचायत इलेक्शन में आज भी बैलेट बॉक्स स्टफिंग होती है। बैलेट बॉक्सेस ही गायब कर दिए जाते हैं। इसलिए टीएन सेशन के नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाना शुरू किया। पहली बार मशीन्स को 1999 में असेंबली इलेक्शन में गोवा में किया गया और 2004 में जनरल इलेक्शन यानी लोकसभा इलेक्शन पर हम लोग ईवीएम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन ईवीएम से छेड़छाड़ करना मुश्किल था, वो रिप्रोग्रामिंग बिल चिप के साथ नहीं आती थी। 2014 से वोटर वेरिफिकेबल
पेपर ऑडिट ट्रेल या वीवीपैट इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इस ईवीएम वीवीपैट के सिस्टम में वही टाइम होता है, वही सेम आइडेंटिफिकेशन होगा। फिर आप जाते हैं पोलिंग बूथ के अंदर, जहां आपको दो चीजें दिखाई देती हैं, बैलेट यूनिट और वीवीपैट मशीन। यानी कि बूथ के बाहर प्रेसिडिंग ऑफिसर के डेस्क पर एक कंट्रोल यूनिट होता है, जिसका एक बटन दबाकर ऑफिसर आपका बैलेट यूनिट एक्टिवेट कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटे एक्टिव होता है, कोई भी बटन दबाने से ये कंट्रोल यूनिट होता है जो बाहर से होता है। बैलेट यूनिट पर सीरियल नंबर पर कैंडिडेट का नाम, चुनाव चिन्ह या पार्टी सिंबल मौजूद होता है। आप अपने फेवरेट कैंडिडेट के सामने में बटन प्रेस करते हैं, बटन के एक साइड पर पीली लाइट चमकती है और आपका वोट रजिस्टर हो जाता है। उसके तुरंत बाद वीवीपैट मशीन के साथ छोटी सी पर्ची निकलती है, जिसमें आपके कैंडिडेट का नाम, एक चुनाव चिन्ह या सीरियल नंबर होता है। ये पर्ची 7 सेकंड तक आपको नजर आती है, फिर लाइट बंद हो जाती है। काले रंग के बॉक्स में ये पर्ची अपने आप गिर जाती है। ये बात इम्पोर्टेंट है कि पर्ची गिरती है या नहीं। ये लाइट 7 सेकंड तक जलती है, ये पर्ची आपके हाथ में क्यों नहीं आती है? ये सारे सवाल याद रखिएगा, क्योंकि इसी मुद्दे पर बहुत बड़ा इशू टिका है। इस ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में सारे वोट्स स्टोर्ड हो गए। अपने आप वोटिंग सारे लोगों ने कर दिया। वोटिंग के बाद ईवीएम के साथ वही प्रोसीजर फॉलो होता है जो बैलेट पेपर के साथ होता है। उन पर एक सिक्योरिटी सील लगती थी। उनको स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और वहां पर सिक्योरिटी होती है। अब काउंटिंग के दिन कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव और ईसी ऑफिसर्स के सामने सील की चेकिंग होती है, फिर काउंटिंग होती है। काउंटिंग के लिए कंट्रोल यूनिट में एक बटन होता है जो खुद ही वोट्स की काउंटिंग करके रिजल्ट दिखा देता है कि एक बॉक्स में कंट्रोल यूनिट में किसको कितने वोट मिले हैं। और अगर कुछ गड़बड़ लगी, जैसे टोटल नंबर ऑफ वोट्स प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स के पोलिंग डेज के हिसाब से मैच नहीं होता है, कंट्रोल यूनिट क्रैश हो जाता है या वीवीपैट स्लिप्स की मैन्युअली काउंटेड होता है। जो पेपर्स की पर्ची होती है वो एक बैकअप होता है। अगर कोई कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है या हो रही है, तो वो भी वीवीपैट काउंटिंग की अर्जी डाल सकते हैं। लेकिन अभी सिस्टम ऐसा है कि वो अर्जी मानी जाएगी या नहीं, उस पर क्लैरिटी नहीं है। ईसी ने अलग अलग प्रोसीजर भी तैयार किया है। इलेक्शन फ्रॉड का कम करने के लिए ईसी का दावा है कि ईवीएम के मैन्युफैक्चर में कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होती है। एकदम भरोसेमंद टेस्टिंग की जाती है ईवीएम्स पर और हर मशीन पर जीपीएस चिप भी होती है। और चुनाव से पहले कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पर बूथ लेवल पहले होती है, पर ईवीएम रैंडमाइजेशन होती है, यानी किसी को मालूम नहीं कि कौन सा ईवीएम कौन से बूथ पर जाने वाला है। उसके ऊपर हर ईवीएम मशीन इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट नहीं है, यानी हैक्ड करना भी है तो हर ईवीएम से हैक्ड करना पड़ेगा। और हर चुनाव के बाद हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के 5 रैंडम ईवीएम्स में मशीन्स के रिजल्ट को वीवीपैट जो पर्ची होती है काउंटिंग स्लिप उससे मैच किया जाता है। इसी के हिसाब से इतने स्टेप्स लेने के बाद अब ईवीएम को हैक्ड करना और इलेक्शन को इफेक्टिवली चेंज करना नामुमकिन है। ये नामुमकिन जैसा शब्द आता है गड़बड़ी लगती है, क्योंकि हम वो देश है जहां अच्छे से अच्छे सिक्योरिटी फ्यूचर का जुगाड़ हम निकाल सकते हैं। और 1600 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिक गए, असंवैधानिक घोषित कर दिए गए 5 साल बाद, और हम कह रहे हैं कि हैक नहीं हो सकता। यहाँ हमने पूरे इलेक्टोरल सिस्टम हैक करके रखा है। चंडीगढ़ मायोरल इलेक्शन में धांधली हुई,
प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने की, जो कि इंडिपेंडेंट होना था, लेकिन कैमरे के सामने धांधली हुई तो इलेक्शन कमीशन को भी उसका भी अंधभक्त बनने की कोई जरूरत नहीं है। फैक्ट्स के आधार पर हम समझते हैं कि हम इतने सेफ हैं, तो ईसी साफ साफ सामने क्यों नहीं आता है, साफ साफ जवाब क्यों नहीं देता है, और क्यों कोर्ट्स को डेमोक्रेसी के हवाले से कुछ कड़े सवाल पूछने चाहिए इलेक्शन कमीशन से। ये सबसे जरूरी है कि ये डाउट और ये सवाल क्या है। याद रखिए, ये मुद्दा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का नहीं है। बीजेपी जब अपोजिशन में थी तो उन्होंने भी ईवीएम की कड़ी आलोचना की थी, अब बाकी पार्टीज कर रहे हैं। मुद्दा पार्टीज का नहीं, मुद्दा देश की डेमोक्रेसी का है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का है, और इसलिए जरूरी है कि हम ये जान पाए और सुप्रीम कोर्ट भी ये इंश्योर करे कि हमारे जो मन पसंद कैंडिडेट हैं वो ही जीत रहे हैं, ना कि कोई बीच में टैक्टिकल फ्रॉड। सवाल 3 पैमाने जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। जब इन पर हम ईवीएम को परखेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। लेकिन जब हम इन 3 मुद्दों पर देखते हैं तो 6 इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। अब बहुत जरूरी है समझने के लिए, इसके बाद हम सॉल्यूशन पर आएंगे। पहला सवाल है जो उठता है वो है ईवीएम मैन्युफैक्चरर्स की इंडिपेंडेंस पर इलेक्शन पर कमीशन ईवीएम खुद नहीं बनाती है। देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जो ईवीएम मैन्युफैक्चर करती हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL। इनको छोड़कर किसी और के पास लाइसेंस नहीं है, हक नहीं है कि वो ईवीएम बनाए। सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकारी कर्मचारी उसी तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं जिस तरीके से ईडी इंडिपेंडेंट है। आज के जमाने में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी, इसमें कौन गारंटी देगा। शायद ये सरकारी कर्मचारी दिल से बिल्कुल साफ है, इन्हें किसी तरीके का प्रेशर नहीं दिया जा सकता, पर BEL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कर्मचारी तो दिल से ही बीजेपी के निकले। 1-2 नहीं, पूरी 4 ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनका खुल्लम खुल्ला बीजेपी के साथ कनेक्शन है। कुछ तो बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स रह चुके हैं। इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बावजूद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है और सरकार ने इसे अलाउ क्यों नहीं किया है। ईसी के मुताबिक सारी इंडिपेंडेंट टेस्टिंग तो होती है, तो चाहे किसी का दिल साफ हो या नहीं, टेस्टिंग तो सच्चाई सामने ले आएगी। और यहाँ आता है दूसरा सवाल, ये सच में टेस्टिंग इंडिपेंडेंट है या नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो दावा करती है कि वो है कि ईवीएम हैक्ड नहीं हो सकती, वो इसी टेस्टिंग को बदौलत दावा करती है। अब टेस्टिंग देख लेते हैं। ये टेस्टिंग 2 लेवल पर होती है, एक है स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन। डायरेक्टोरेट STQ द्वारा ये IT और इलेक्ट्रॉनिक की एक डायरेक्टरेट है। ये एक सरकारी एजेंसी है। ईवीएम बनाने वाला कंट्रोल कंपनी, टेस्टिंग करने वाली सेंट्रल की एजेंसी। ये मल्टीपल एजेंसी किस यूनिवर्स में है, दूसरे लेवल की टेस्टिंग करती है। EC की यानी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी। इस कमेटी में 4 एक्सपर्ट प्रोफेसर होते हैं, यानी टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी। इसमें 4 एक्सपर्ट प्रोफेसर मौजूद हैं, लेकिन वेंकटेश नायक एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने टेक की पड़ताल की, पता चला कि जो 4 प्रोफेसर हैं वो वीवीपैट के पेटेंट डॉक्यूमेंट्स में इंटेल की तरह लिस्टेड है, यानी जिन लोगों ने भी वीवीपैट बनाया है उन्हीं को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि पता लगाओ कि ये सही से काम कर रही है या नहीं। यानी कि जो पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, जिसने पेपर सेट किया है, वो एक ही बंदा है। ये हाल है हमारे देश में इंडिपेंडेंट टेस्टिंग का। कहाँ से इंडिपेंडेंट टेस्टिंग हुई, उनकी नियत नहीं है, बट थर्ड पार्टी टेस्टिंग तो होनी चाहिए थी। इससे आते हैं हम थर्ड पॉइंट पर। इससे ट्रांसपेरेंसी न होना एक ठोस पैटर्न बन गया है।
इस पैटर्न में सबसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन देश के नागरिकों से छुपाया जा रहा है और वो है इस ईवीएम का सोर्स कोड यानी प्रोग्रामिंग, जिसके सोर्स कोड से ईवीएम चलता है। अपने आप जो बटन दबाओगे तो वोट कहा जाएगा, फिर वो कोड वही दो सेंट्रल गवर्नमेंट संस्था के सरकारी बनाते हैं। बात बहुत सिंपल है, हमारे आदेश की डेमोक्रेसी इस सोर्स कोड की बुनियादी पर चलती है। इसमें अगर हेरा फेरी हुई तो डेमोक्रेसी में भी हेरा फेरी होगी। दुनिया में बहुत कम देश बाकी रह गए हैं जो ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं आंख बंद करके, और वो ट्राई करके वापस आ चुके हैं बैलेट पेपर पर। मगर जो देश आज भी ईवीएम यूज करते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, वो इस सोर्स कोड को सबके सामने खोल देते हैं। ओपन सोर्स कोड बनाया जाता है, पब्लिकली अवेलेबल कर दिया जाता है। लॉजिक ये है कि अगर कोड ओपन सोर्स है तो पब्लिक हैक अकाउंट्स के जरिए या एक्सपर्ट के जरिए कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी अगर वीक स्पॉट हो तो उसे आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है और एक बेहतर स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन सके। बोला तो पहले भी ये गया था कि आधार डेटा कैन नॉट बी हैक्ड। अब आए दिन आधार बेस स्कैम हो रहे हैं, क्योंकि जो कोड है वो अगर सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के पास है और यूनियन मिनिस्टर उनका बॉस है तो उन तक ये कोड पहुंचना ये कोई लॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ द इमेजिनेशन नहीं है, सिर्फ हमारे आरोप नहीं है। सरकार अपनी किताब में भी ये कह चुके हैं कि यानी कोड को सीक्रेट रखना इतना पॉसिबल नहीं है, उतना आसान नहीं है जिस पर प्रेशर ना डालें। बाय द वे सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कि सरकार जान सकती थी कि किसने कितने पैसे दिए थे। इलेक्टोरल बॉन्ड इज नॉट, सरकार को पता होता है कौन किसको पैसा दे रहा है। ईसी कहती है कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है, पर इस पर क्लैरिटी नहीं है। क्या ईसी टेक को खुद को सोर्स कोड पता है या नहीं है? यानी देश की डेमोक्रेसी की रखवाली करने वाला जो कोड है सिर्फ उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट की इंजीनियर के पास है, जिनको बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स भाजपा के लोगों वहां बैठे हैं। सवाल यहाँ हार्डवेयर पर भी आता है। हार्डवेयर का क्या? 2018 में मनोरंजन रॉय ने कहा बीईएल और ईसीआईएल ये दो सरकारी कंपनीज हैं, इन्होंने ईसी को कितने ईवीएम सप्लाई किया? बीईएल ने कहा कि हमने ऑलमोस्ट 20 लाख डिलीवर किए। ईसीआईएल ने कहा हमने भी ऑलमोस्ट 20 लाख डिलीवर किए। पर मनोरंजन ने ईसी से सवाल पूछा तो पता चला कि आपने कितनी ईवीएम दिया है। उन्होंने एक भयंकर घोटाला समझ में आया। ईसी के मुताबिक ईसीआईएल से लगभग 10 लाख ईवीएम, बीईएल से 10 लाख ईवीएम लिया, यानी 20 लाख ईवीएम झट से गायब हो गई। कहा ये किसको समझ नहीं आया, ये ईवीएम किस एमपी के गैराज में चली गई हैं, किस क्रिमिनल के पास पहुंचे, या ये कोई क्लैरिकल एरर था? ईसी ने इस बात पर कोई क्लैरिटी नहीं दी, ना कोई जवाब दिया। बस रिप्लाई में ये कह दिया कि हमारी सिस्टम बहुत मजबूत है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पत्रकार ये आर्टिकल अपने यहाँ से हटा दीजिए। 20 लाख ईवीएम का हिसाब ये एक चुका है या नहीं, इस पर हम चुप्पी रखेंगे और इसी चुप्पी पर ही तो प्रॉब्लम है। ये सवाल आज भी एक क्वेश्चन है। यही लाती है कि हमें पांचवा सवाल, साइड चैनल अटैक यानी किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के जरिए अटैक करना। मशीन में कोई छेड़छाड़ जरूरी नहीं है, स्ट्रांग रूम के आसपास से भी ये हैक हो सकता है, ये हम खुद नहीं कह रहे हैं। सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन, ईसी ये एक सरकारी इंडिपेंडेंट कमीशन है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट से बात की, वहां सुप्रीम कोर्ट के फार्मर जज भी मौजूद हैं। उन्होंने 2020 और 21 में ईवीएम वीवीपैट पर एक रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट में साफ तरीके से ये
दिखाया गया कि दुनिया भर में कैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन को साइड चैनल अटैक के द्वारा हैक किया जा सकता है। इंटेल प्रोसेसर को भी हैक किया जा सकता है और हमारी जो भी ऑफिस ब्यूरो है वो कहती है कि वोटर्स रजिस्ट्रेशन और ट्रेन टिकट बुकिंग की ढंग से वेबसाइट नहीं बना सकते, लेकिन हमने एक ऐसी मशीन बनाया है कि इलेक्ट्रिक चिप के साथ जिसे इंटेल तो क्या कोई हाथ नहीं लगा सकता, जिसे कोई हैक नहीं कर सकता। और यहाँ पर फाइनली और छठा सवाल है कि एसी ईवीएम्स अटैक्स में कितनी ईवीएम हैक किए जा सकते हैं। ईसी का कहना है कि हमारी मशीन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो आपने अगर रेडियो हैकिंग की भी तो आपको हर मशीन के पास अलग अलग जाना पड़ेगा। ऊपर से हर असेंबली रैंडम 5 सीट पर वीवीपैट से मैच करना जरूरी है, तो कुछ अगर गड़बड़ी हुई तो पकड़ी जाएगी। किसी इलेक्शन के रिजल्ट है उसको मैनिपुलेट करने से ये आपकी सारी ईवीएम का जो रिजल्ट है उसको मैनिपुलेट करने के लिए सारी ईवीएम्स को हैक करना जरूरी नहीं है। ज्यादातर असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में 200 से 300 के आसपास ईवीएम होती हैं। हालांकि तेलंगाना के चुनाव में ऐसी सीट्स थी जो जिनकी मार्जिन 5000 से कम थी। ऐसी क्लोज सीट में सिर्फ 4 से 5 ईवीएम को मैनिपुलेट करने की जरूरत है। अब सोचिए 20 लाख ईवीएम गायब है, उसमें से 3-4 सीट्स आ गई तो कौन सी बड़ी बात है। ऐसे में सिर्फ 5 ईवीएम से वीवीपैट क्लियर नहीं है। अगर मैथमेटिक देखा जाए तो मार्जिन जब क्लोज होगा तो आपको 50% ज्यादा मशीन करना जरूरी है। अगर आपको ECCE ने भी अपनी रिपोर्ट्स में दर्शाई थी, हमें ब्लाइंडली एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें पेपर ट्रायल को मैच करना चाहिए। ये सारी जो पॉसिबिलिटी है ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, आप इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मत समझिए। चुनाव अगर आप बात करें तो टोटल वोट पोल्ड और टोटल वोट्स काउंटेड, यानी कितने वोट्स डले और कितने वोट्स गिने गए। काउंटिंग डेज के दिन पूरी की पूरी 373 सीट्स में मिसमैच हुआ। कुछ 10,000 वोट से ज्यादा का मिसमैच हुआ था। ये कोई छोटा मोटा ग्लिच नहीं था। मेजॉरिटी ऑफ द सीट से पिछले और कुछ जगह 10,000 तक का ग्लिच, इसके कई रीजन हो सकते हैं। सोर्स कोड में प्रॉब्लम हो सकता है, सिस्टम क्रैश हो सकता है, मिसिंग कंडक्ट हो सकता है, रेडियो हैकिंग हो सकता है, किसी डायरेक्टर के कोई करतूत हो सकती है। पर ठीक से अगर आप देखो तो ईसी पर को सफाई तो देनी चाहिए थी, क्लैरिफिकेशन तो करना चाहिए था या इन्वेस्टिगेशन तो करना चाहिए था। जब जर्नलिस्ट ने सवाल उठाया तो ईसी का जवाब क्या था कि नहीं 373 सीट्स में कुछ नहीं है। उल्टी ईसी ने सुप्रीम रिमूव साइट से वोटर टर्नआउट वेबसाइट से डेटा ही हटा दिया। हम ये नहीं कह रहे कि डेलिबरेट हैकिंग हुई है, मास स्केल हैकिंग हुई है। हमारा ये मानना है कि मास स्केल हैकिंग हो भी नहीं सकती है। प्रॉब्लम ये है कि ईसी ऐसे चुप क्यों काम कर रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे सकती है। कम से उसे बताना चाहिए कि क्या हुआ है। अगर उतनी सारी छेड़छाड़ हो सकती है तो डेटा दिख रहा है, एग्जाम्पल दिख रहा है। अरे तो बीजेपी कांग्रेस छोड़िए, क्या गारंटी है कि चाइना हमारे इलेक्शन में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। सवाल तो ऐसे बहुत सारे हैं मगर ईसी के पास उनका जवाब नहीं है। बता देती हूँ कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले अपसेट हो जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं मानते कि देश में ईवीएम को हैक किया जा सकता है। लेकिन ईवीएम पर जो सवाल खड़े किए गए हैं उसका कोई जवाब नहीं दिया गया है और सवाल तो बनता है। सवालों के जरिए लोकतंत्र और मजबूत होता है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? हम मान ले रहे हैं कि इतने सवाल उठ रहे हैं, ठीक है भाई, अगर आप मानते हैं कि सवाल है और वो जायज है, सॉल्यूशन पर भी ध्यान दें।
देते हैं, शॉर्ट टर्म कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो BEL जो सरकारी कंपनी है जो ईवीएम जो मैन्युफैक्चर करती है, बीजेपी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हटाना चाहिए। सवाल ही नहीं हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को मेंबर इलेक्शन कमीशन या फिर ईवीएम के आसपास भी भटकना। ईवीएम के सोर्स कोड को ओपन सोर्स बनाइए ताकि टेस्टेड किया जा सके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जा सके। ये बिना रेस्ट्रिक्शन के आप हाथ नहीं लगा सकते। हैक अकाउंट्स कराइए, हैकिंग कंपटीशन कराइए। आप पोलिंग 3-4 हफ्ते के अंदर नहीं, जल्दी कराइए ना, जिससे कि धांधली स्ट्रांग रूम में 1 महीना रखना, ये सब चीजें हम कम हो। ये अगर रेडियो जैमिंग डिवाइसेस से बचाए कि कोई कुछ इस करेगा कि कोशिश भी करेगा तो स्ट्रांग रूम के आसपास, हर स्ट्रांग रूम के बाहर CCTV 24 घंटे मॉनिटरिंग करवाइए ताकि चंडीगढ़ की तरह अगर कोई ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करे या कोशिश करे छेड़छाड़ करने की तो वोटर को साफ दिख जाए, देश को साफ दिख जाए। लेकिन एग्रीड इन सब में बहुत टाइम लगेगा कि इलेक्शन कमीशन कहेगी आने में तो 2-4 साल लग जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म करते हैं। एक काम आप कर सकते हैं कि हम वीवीपैट को 2 स्लिप्स को सही तरीके से इस्तेमाल करें। अभी ऐसा होता है कि आपने बैलेट यूनिट में जो आपने बटन दबाया, अब तो वीवीपैट वाला बक्सा है, 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखती है, उसके बाद लाइट ऑफ हो जाएगी और वो अपने आप ये स्लिप खुद डब्बे में डाल देगा। अब ये डब्बे में पर्ची जाती है, सिटीजन ग्रुप ये पर्चियां वोटर के हाथ में दे दो। अगर सही कैंडिडेट की पर्ची हाथ में आती है तो उस कैंडिडेट को जिसने उसे वोट दिया है कंफर्मेशन बटन दबा दे कि भरोसा ठीक है, मुझे भरोसा है, आई एम हैप्पी फॉर वोटर, मैंने वोटर सही रजिस्ट्रेशन किया है। और फिर यही पर्ची वो एक बैलेट बॉक्स डाल देगा जिससे वो पेपर ट्रेल भी स्टैब्लिश हो जाए, फिर दिखेगा भी और बैलेट बॉक्स में भी जाएगा 100%। उसके बाद जब वोटिंग काउंटिंग होगी तब EC वीवीपैट की स्लिप्स का भी गिने 100% ईवीएम काउंट को वीवीपैट मैच होना चाहिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन नहीं 4 दिन और एक्स्ट्रा लग जाएगा। हम 5 साल की सरकार चुन रहे हैं, कोई गेम तो चल नहीं रहा है। उसी दिन उसी घंटे नतीजा चाहिए हमें। इलेक्शन तो करवाओगे 1 महीने, लंबे पीरियड्स में रिजल्ट आपको 5 घंटे के अंदर देना है। हमें नहीं चाहिए 5 घंटे में रिजल्ट, हमें 5 दिन और एक्स्ट्रा लग जाए पर हमें 100% सही रिजल्ट चाहिए। फार्मर चीफ इलेक्शन कमीशन SY कुरैशी ने भी कहा है कि 100% वीवीपैट काउंटिंग होनी चाहिए, पेपर ट्रायल काउंटिंग होना चाहिए। SY कुरैशी भी हमारी तरह मानते हैं ईवीएम्स पर मास स्केल हैकिंग तो पॉसिबल नहीं है, बट उसके बावजूद काउंटिंग करें पेपर ट्रायल को तो कोई नुकसान नहीं है, उससे डेमोक्रेसी और मजबूत होगी। EC ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ये करना मतलब स्पिरिट ऑफ ईवीएम के खिलाफ है और उसे किया तो हम फिर से बैलेट पेपर की तरफ आ जाएंगे। प्रोग्रेसिव कदम होगा। स्पिरिट ऑफ ईवीएम स्पिरिट ऑफ डेवलपमेंट देश है जो कि EC को मालूम होना चाहिए। EC ने खुद कहा है कि ईवीएम डेमोक्रेसी के बारे में भी सोच लीजिए। कुछ प्रोग्रेसिव ये रिग्रेसिव कदम उठा चुके हैं। जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट बैलेट पेपर को पर वापस आ गए हैं। अच्छा ठीक है, मान लिया इंडिया में ऐसी कंडीशन नहीं है कि सब जगह बैलेट पेपर लागू हो, नहीं ला सकते, मान लिया, पर अगर ईवीएम में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनका EC के पास कोई जवाब नहीं है, 100% वीवीपैट मशीनिंग करवा लो, क्लैरिफिकेशन करवा लो। हर दिन हम अपने पासवर्ड, फोन के पासवर्ड की 2 स्टेप वेरिफिकेशन करते हैं, तो इलेक्शन में भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन करने में क्या प्रॉब्लम है। अरे बूथ
अगर बूथ लेवल पर इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी करें, प्रूफ पेपर ट्रायल बनवाइए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ईवीएम तो छोड़ो, सरकार तो ईसी को ही हैक करने में बिजी है। इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन कोर्ट ने कहा है कि 3 लोगों को पैनल में होना है, प्रधानमंत्री, लीडर ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लॉजिक भी था, बात भी सही थी, चेकिंग भी सही थी। भाजपा सरकार एक के बाद एक ऐसा एक्ट ले आते हैं पार्लियामेंट में जिसके चलते चीफ जस्टिस को पैनल से साइड कर दिया और बोला गया कि सिर्फ प्रधानमंत्री, उनके नॉमिनेटेड यूनियन मिनिस्टर, लीडर और एक ऑपोजिशन लीडर की चीफ मिनिस्टर कमीशन चुनेंगे। भाजपा सरकार जिसे चुनेगी वो ही इलेक्शन कमीशन में जाएगा। ये वही कांड हो रहा है जो इलेक्टोरल बॉन्ड में हो रहा था। असंवैधानिक सवाल ये है कि क्या चंडीगढ़ मायोरल इलेक्शन और इलेक्टोरल बॉन्ड, 2 बड़े फैसलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ईवीएम्स के मामले पर एक ऐसा सिंपल और ऐतिहासिक फैसला दे जो बोले ईवीएम सही है, कोई बात नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिक वोट कराइए, लेकिन ईवीएम्स को पेपर ट्रेल से मैच कराइए, जिससे कोई हमारी डेमोक्रेसी पर सवाल न उठाए। क्योंकि हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, क्योंकि हम अपनी इलेक्शंस पर गर्व करते हैं। तो एक छोटा सा कदम एक सुप्रीम कोर्ट लेती है तो हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। शुक्रिया। एक बटन दबाना बहुत जरूरी।